गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अनअकैडमी पे वेलकम करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? जैसा कि आप सब जानते हैं, रात हम क्लास ले रहे थे और रात क्लास लेने के बीच में एसएससी का नोटिफिकेशन आया जो पहले 10 तारीख को आने वाला था, बट उन्होंने देर किया कि हम 17 तारीख को देंगे, जिस दिन साहब का जन्मदिन है। और साहब हमेशा जब भी कुछ करते हैं तो वो कुछ ऐसा क्रिएटिव करते हैं कि आपको सदमा लग जाता है। और सेम वही चीज सदमा लगी है कल के नोटिफिकेशन में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे लगातार तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं और पढ़ाई करके अपना सिलेबस पूरा रखते हैं। अब यहां दिक्कत क्या आ रही है? सबसे बड़ी जो नोटिफिकेशन आया उससे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि यार अब तो जीएस आ गई। आप देख रहे होगे कि बहुत सारे लोग उछल रहे हैं, लाइक यूपीएससी वाले, या अब तो जीएस आ गई तो हम क्या करेंगे। अरे, जीएस तो पहले भी 25 सवाल आते थे, तब तुमने क्या कर लिया? आज तक एसएससी के प्री नहीं निकले, क्योंकि पढ़ा हुआ आता कब था। और अब तो उन्होंने जीएस का थोड़ा बहुत सिलेबस भी बढ़ा के कह दिया कि नेवर कंट्री भी पूछेंगे। तब क्या करोगे? जीएस आ गई, लेकिन पेपर में क्या आएगी जो आप पढ़ के जाओगे? मुद्दा इज दैट। और गणित का कोई उन्होंने सिलेबस नहीं कम कर दिया, बल्कि मुश्किलें बढ़ा दी कि अब हमें कंबाइंड कट ऑफ भी निकालनी है और 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का वेटेज भी बहुत बड़ी चीज है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं गणित पूरी छोड़ जाऊंगा और सिलेक्शन ले लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरिट इसी बेस पे बनेगी। आपको जैसा पता होगा कि मेरिट केवल और केवल टीयर 2 के बेस पे बनेगी। अभी सारे लोग आ जाएं, फिर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, बदलाव अच्छी चीज होती है, लेकिन बदलाव से पहले बताना या हम बदलाव करने जा रहे हैं, ये भी जरूरी है। मैं इसको थोड़ा सा गलत मानता हूं, बहुत थोड़ा सा, कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे इतने बड़े बदलाव किए। छोटे मोटे बदलाव नहीं, इतने बड़े बदलाव किए हैं। जहां बच्चा ऑलरेडी इतनी फीस भर भर के पढ़ रहा है, यहां वहां जहां भी वो पढ़ रहा है, अब किस तरीके से वो मैनेज करेगा, नहीं करेगा, और कितना पढ़ना है। जैसे अब आपने अगर वेटेज कम किया है, मान लेते हैं कि आपने मैथ्स का वेटेज कम किया, रीजनिंग का बढ़ाया, इंग्लिश का कम किया, तो आपको चैप्टर भी कम कर देने चाहिए थे। अब ये समझ में नहीं आ रहा है, यहां पे ये समझ में नहीं आ रहा कि इंग्लिश का एक क्वेश्चन पहले 1 नंबर का आया करता था। इंग्लिश का एक क्वेश्चन पहले 1 नंबर का आया करता था, अब वही क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। तो क्या आप वही छोटा सा सवाल 3 नंबर का पूछोगे या कुछ बदलोगे? ऐसा आपने कुछ भी मेंशन नहीं किया। सीधे आपने 1 नंबर के सवाल को 3 नंबर का बना दिया। तो अब आप पूछोगे कैसा? यह अलग मुद्दा है। आप बैंकिंग जैसा एग्जाम पूछोगे, आप एनडीए जैसा पूछोगे। आप ये समझ लो कि जो बच्चा या जो टीचर ये पहले से आकलन कर पाएगा कि पेपर आएगा किस तरीके से, और जो पहली बार में सिलेक्शन ले लेगा, वो सबसे ज्यादा फायदे में रहेगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये सीईटी लाइट है। मैं ये कह सकता हूं कि इसको ये कह सकते हैं कि ये सीईटी लाइट है, लाइट वर्जन। लेकिन मैं अब एक बात कहूंगा कि जितने भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, जितने भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, वो सारे के सारे अपने आप को सिलेक्शन की दृष्टि से देख सकते हैं। क्योंकि अब ये कंपटीशन नहीं रहा कि कोई 2 साल से कर रहा है, कोई 3 साल से कर रहा है। ऐसे मान के चलो कि लगभग लगभग सब एक ही मोड़ पे आके खड़े। जो रेस कुछ लोग पहले ही दौड़ गए थे, कुछ लोग और पहले ही दौड़ गए थे। अब ऐसे समझ लो कि अब किसी को ये पहले दौड़ने वाला स्कोप नहीं है, सब एक ही जगह से दौड़ रहे हैं और एक ही जगह पहुंचना है। और सबसे बड़ी चीज है कि 20,000 लोगों की वैकेंसी भी है जो बढ़ेगी। 20,000 का मतलब है ये 25K तक भी जा सकती है। तो क्या क्या बातें हैं हमें जो इस बार ध्यान रखनी है? हम पूरा नोटिफिकेशन अभी एनालिसिस करते हैं बहुत धीरे धीरे। एक एक बात बताता हूं, मैं आपको बताते हुए चलता हूं क्या इसके प्रोस एंड कॉन्स होंगे, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, इन सब पे बात करेंगे। ठीक है भाई। जैसे सबसे पहली चीज तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो आपने देखा कि भाई डेट जो है वो 17 से लेकर के 8-10 तक है। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप
30 सितंबर तक ही फॉर्म भर लीजिए, 30 सितंबर तक ही फॉर्म भर लीजिए। अब देर मत करिएगा। उत्कर्ष का पिछली बार फॉर्म रह गया था। पहली चीज, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन वो 8 अक्टूबर है, लेकिन वेट मत करना। आप ये मान के चलना कि इस बार यूपीएससी एस्पिरेंट भी इसमें कूदेंगे। मैं आपको बता दूं, उनको सिर्फ मैथ्स पढ़नी है। यूपीएससी एस्पिरेंट भी कूदेंगे, उनको मैथ्स पढ़नी है, और आपको उनको मैथ्स में ही पीछे छोड़ना है, क्योंकि जीएस में सब बराबर हैं। चाहे यूपीएससी वाले कूद जाएं चाहे एसएससी वाले, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पढ़े हुए सवाल बहुत नहीं आते। अब ऐसे समझते हो ना, अगर जीएस से सिलेक्शन होता तो क्या कभी आईएएस की कट ऑफ 90% नहीं जाती? आज तक प्री में भी गई है। आईएएस को तो ये कहते हैं ना कि देश का सबसे इंटेलिजेंट माइंड है। टीना डाबी को तो ये कहते हैं ना देश का सबसे इंटेलिजेंट माइंड है। तो वो सबसे इंटेलिजेंट माइंड 200 में 95 नंबर ही क्यों लेके आ पाया था प्री में? इसका मतलब क्या है कि जीएस में कभी पूरे नंबर आ ही नहीं सकते, आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं नहीं? मैं जो कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जीएस में ये उम्मीद नहीं रख सकते कि 100% स्कोर आ जाएगा, तो अब कट ऑफें भी कम जाएंगी, कट ऑफें भी कम जाएंगी। तो भैया ये आप समझ लेना कि आपको फॉर्म 30 सितंबर तक भरना है। अब आपने ये देखा डेट ऑफ विंडो, एप्लीकेशन फॉर्म की करेक्शन की डेट भी इन्होंने दी है। अगर कोई बच्चा कुछ गलती करेगा तो करेक्शन की भी दी है, बट इसके भरोसे मत रहना कि मुझे करेक्शन लेना है, करेक्शन लेना है, इसके भरोसे मत रहना। टेंटेटिव शेड्यूल टीयर 1 का इन्होंने दिसंबर ही दे दिया, जो कि बहुत गलत है। इसके लिए थोड़ी सी आवाज उठा लेंगे कि इसको दिसंबर से जनवरी कर ले, और मुश्किल है कि एसएससी माने इस बात को, फिर भी देख लेंगे, लेकिन आपको यही मानना है कि दिसंबर में ही पेपर होगा। टीयर 2 का डेट इन्होंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि इतने बड़े चेंजेस टीयर 2 में करे तो एटलीस्ट 5-6 महीने का गैप ये देंगे। अब जब ये 5-6 महीने का गैप देंगे तो हमारा फोकस ये रहेगा कि जो इन्होंने कंप्यूटर ऐड किया है वो कंप्यूटर हम मेन से पहले पढ़ेंगे। जीएस में जो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक दिए हैं, इंडिया नेवर्स, ये वो फलाना ढिमकाना, वो भी हम मेन से पहले पढ़ेंगे। जैसे मैथ्स के अंदर इन्होंने स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी जोड़ दिया, प्रोबेबिलिटी जोड़ दिया, तो इसको भी हम मेन से पहले पढ़ेंगे। कुछ कुछ चीजें हैं जिनको हम मेन से पहले ही पढ़ेंगे, जो छोड़ी जा सकती हैं। रीजनिंग में भी कुछ टॉपिक हैं जो बड़े हैं, क्योंकि मेंस में आपको भरपूर टाइम मिलेगा। अभी हमारा फोकस जो रहेगा वो सिर्फ प्री क्वालिफाई करने पे रहेगा, क्योंकि प्री क्वालिफाइंग हो चुका है। लेकिन हम अपनी शिद्दत में ये कमी नहीं करेंगे कि मुझे प्री में कम मार्क्स लाने हैं, क्योंकि इस साल लोगों की तैयारी तो पूरी है। आप बताओ, इस साल तो शुभम जैसे लड़के भी बैठ रहे हैं जिन्होंने अपने आप को 180 नंबर टारगेट कर रखा था। बताओ आप, जिन्होंने अपने आप को 185 और 190 के लिए तैयार कर रखा था। तो जिन बच्चों की प्री की तैयारी इतनी तगड़ी है, तो आपको क्या लगता है कि कट ऑफ में कोई बहुत अंतर नहीं आएगा? बस उतना ही आएगा जितना 20,000 वैकेंसी की वजह से आएगा। बाकी इस माइंड सेट से एक बात बताओ, किसी को ये लगता है कि प्री क्वालिफाइंग है और उसको 190 नंबर का आता है, तो क्या लगता है आपको वो 150 का करके आएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वो 150 का करके आएगा, वो तो पूरा ही करके आएगा। तो 20,000 वैकेंसी की वजह से जो कट ऑफ, 20,000 वैकेंसी की वजह से जो कट ऑफ कम होगी, बस उतनी ही कम होगी। प्री क्वालिफाइंग है, इस वजह से प्री का कट ऑफ का कम होना बहुत कम निर्भर है, क्योंकि लोग ऑलरेडी पूरी तैयारी करके बैठे हैं, वो मॉक में 170-80 फोड़ रहे हैं। समझ लो, तो आपको ये है कंप्यूटर क्वालिफाइंग है, कंप्यूटर पे भी बात करेंगे, लेकिन क्वालिफाइंग आप क्या समझ रहे हो कि क्वालिफाइंग है तो आंसर नहीं टिक करने, पढ़ना नहीं है। क्वालिफाइंग में हमें क्या पता है कि कितने सवाल सही करने, उसकी भी तो कट ऑफ होगी। प्री में ऐसा नहीं कहा ना कि इतने % नंबर ले आओ, प्री में ऐसा नहीं कहा इतने % ले आओ, कट ऑफ तो वहां भी लगेगी। यूपीएससी में सीसेट क्वालिफाइंग है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से बच्चे सीसेट ही क्वालिफाई नहीं कर पाते। 30% मार्क्स प्री में है। मैं 1 मिनट पढ़ लेता हूं, अभी 1 सेकंड में पढ़ लेता हूं। लेकिन नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। आप कह रहे हो तो मैं एक बार देख लेता हूं। ये सारी पोस्ट्स हैं, सारी पोस्ट हैं, ये इन पे भी चर्चा करेंगे। मैं वही आपको कह रहा हूं कि जब हमने पेपर दिया था तब AA की पोस्ट पहली बार आई थी, और पहली बार आई थी तो उसके लिए नियम कानून नहीं थे।
एक नॉर्मल कट ऑफ थी, सब कुछ था। तो हमने क्या किया, सीधे सीधे पेपर भरा और हम डबल बन गए। लेकिन उसके बाद डबल बनना 2017, 18, 19, 20 में कितना मुश्किल हो गया। उसकी कट ऑफ अलग जाने लगी और पेपर अलग आने लगा। मेहनत करनी पड़ी, हमने तो बिना मेहनत की निकाल दिया था, उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। तो जब पहली बार मौका मिलता है तो बहुत चांस होते हैं। आप ये मान लो, आप में से जो पढ़ाई में गरीब से गरीब बच्चा भी है ना, जिसको नॉलेज नहीं है बिल्कुल, वो भी इस बार सेलेक्ट हो सकता है, इतना बड़ा मौका है ये। सबसे जो खुशी वाली बात है वो ये कि देयर आर 20,000 वैकेंसी। मैं एसएससी का आपको बताता हूं कि एसएससी कब बदलाव कर दे कुछ पता नहीं है। अभी अगर 30% भी उन्होंने बोला है ना कि प्री में 30% लेकर आने हैं, और पता चला कि 10 लाख लोग या 5 लाख लोग 30% ले आए, तो वो बदतमीज कट ऑफ भी निकाल देंगे। मैं नहीं मानता उन पे भरोसा, क्योंकि वो 5 लाख लोगों का मेंस करा नहीं पाएंगे, हिम्मत नहीं है। बाकी तो उनको कराना चाहिए, बट उनको पहले या तो 40% बोलना चाहिए, क्योंकि एसएससी में 30% से ऊपर मार्क्स लाने वाले मुझे लगता है 5-7 लाख विद्यार्थी होते हैं। मानते हो कि नहीं भाई? ये यूपीएससी नहीं है या बैंक नहीं है, यहाँ 30% से ऊपर लाने वाले बच्चे 5-7 लाख होते हैं। और अब तो यूपीएससी वाला भी कूदेगा तो अब हो जाएंगे 5-7 लाख। कट ऑफ रहेगा, मिनिमम बोला है ना कि मिनिमम इतना लाना है। मैं वही आपको समझा रहा हूं कि मिनिमम बोला है इतना लाना है, बाकी कट ऑफ रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ये वाली बात भी देख लेते हैं। अब ये तो पोस्ट की बात आ गई कि 18 से 27 साल कौन सी पोस्ट है, 20 से 30 साल, 18 से 32 साल, मतलब 32 मैक्सिमम है। अगर उससे ऊपर कोई जाना चाह रहा है तो या तो उसकी कैटेगरी है तो उसको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, दूसरी कैटेगरी तो 3 साल का मिलेगा, इसके अलावा नहीं है। ये तो बात हो गई एज की, ठीक है। एडिशनल परमिशेबल अपर लिमिट एज कुछ और भी दे रखी है। सिविलियन एम्प्लॉय 40 साल 45 साल, वो लोग जो जॉब करके आते हैं, एक्स सर्विसमैन की बात की है। और यहाँ पे कोई काम की बात तो नहीं है, नहीं, यहाँ पे कोई काम की बात नहीं। इन्होंने इतनी इतनी बातें की हैं कि डर गया है आदमी नोटिफिकेशन पढ़ने से, बेचारा। फीस अभी भी इन्होंने 100 रुपए ही रखी है, बट सदमे इतने दे दिए हैं कि आदमी हॉस्पिटल में जा रहा है, तो फीस से कोई मतलब नहीं है। अब ये देखो, ये मेन है जिसपे हमें बात करनी है, जिसपे ये आप देखो कि भाई इन्होंने क्या क्या दे दिया। पहले तो बोल दिया कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, यानी वही ऑनलाइन और सब्जेक्टिव होगा, लिखना कुछ नहीं है। ऑब्जेक्टिव, सॉरी, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, ठीक है। 2 फॉर्मेट में होगा, एक टीयर 1 और एक टीयर 2। अब इसको समझते हैं अच्छे से। भाई क्या कर सकते हैं, अब एसएससी ने कर दिया तो। अब आप देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, एक एक लाइन में आपको पढ़ के बताता हूं। एक एक लाइन देखो क्या लिखा हुआ है कि भी मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कैंडिडेट मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग फार्मूला पब्लिश्ड बाय इतने। यानी कि ये नॉर्मलाइजेशन अभी भी करेंगे प्री के अंदर। सबसे पहली चीज तो यही हो गई कि ये नॉर्मलाइजेशन करेंगे, यानी कि ये अभी भी परसेंटाइल मेथड पे चलेंगे, ठीक है, पहली चीज। एंड सच नॉर्मलाइज स्कोर विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन फाइनल मेरिट एंड कट ऑफ मार्क्स। यानी कि अब मेंस भी कई शिफ्टों में होगा, सबसे बड़ी टेंशन की बात, क्योंकि इन्होंने कह दिया ना फाइनल मेरिट में भी, इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा, यानी मेंस में भी नॉर्मलाइजेशन होगा, जो अभी खत्म हो गया था। क्यों होगा? क्योंकि जब मेंस ही 4-5 लाख लोग देंगे तो नॉर्मलाइजेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार में तो पेपर ले नहीं सकते। तो एक ये भी बड़ा मुद्दा है जिसके खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी एसएससी से, कि आप नॉर्मलाइजेशन नहीं कर सकते। इसके लिए भी हमें लड़ाई, क्योंकि मेंस में सब कुछ मेंस में ही डिपेंड है। अब तक तो प्री और मेंस 2 चीजें होती थी, हम अपने आप को मैनेज कर लेते थे ना। हमें अपने आप को साबित करने का 2 बार मौका मिलता था। प्री में थोड़ी कमी रह जाती थी तो मेंस में कसक निकाल लेते थे। अब क्या है कि केवल कसक, फसक, मसक सब कुछ मेंस से है, प्री से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मार्क्स ऐड नहीं होंगे। यूपीएससी बन रहा है ना ये भी,
ये भी आईएएस बना रहे। एक सरकारी नौकरी इंस्पेक्टर की इतनी बड़ी कर दे रहे, जाने कितनी बड़ी कर दी। बेचारा आदमी 70,000 में शहर में घर में सरवाइव नहीं कर सकता, ये भी लिख देते कि सैलरी 1.5 लाख रुपए कर देंगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा लेना, बीबी को अच्छे पार्लर में बिठा लेना, ये भी लिख देते। ये नहीं लिखा, बकवास लिखवा लो कि आंसर की आएगी और 100 रुपए पर क्वेश्चन देना पड़ेगा। इनके ऊपर तो मैं इनको ट्रोल करता हूं, गलती तुम करो, 100 रुपए हम देंगे, क्यों देंगे? या तो ये 100 रुपए हटेगा, इनके मैं हटाता हूं 100 रुपए। गलती तुम करो, साफ साफ लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? If within the stipulated time limit on the payment of 100% per question which is non-refundable, representations, क्यों जरूरत पड़ेगी रिप्रेजेंटेशंस की? क्यों तुम पहले से मान के चल रहे हो कि हम गलत सवाल पूछेंगे? गधे हो क्या तुम? 100 सवाल ठीक नहीं बना सकते? मजाक लगा के रख रखा है। ये तो वो वाली बात हो गई, हम अपनी बेटी आपके घर में दे रहे हैं, अगर आपको हमारी बेटी से कोई शिकायत हो, कोई दिक्कत हो, तो आप पहले 10,000 रुपए हमारे पते पर भेजना, फिर हम आपकी शिकायत सुनेंगे। है? ये नौबत आएगी क्यों? The schedule of the examination indicated in the notice is tentative. Any change in the schedule examination will be informed. वो इनका हमेशा से रहता है कि टेंटेटिव है, हम चेंज कर देंगे। वो तो एक कर ही देंगे, हो सकता है क्वेश्चन पेपर भी टाइमली ना बना पाए। In the question paper, wherever necessary, the metric system of weights and measures will be used. There shall be no provision of re-evaluation, rechecking of the score of any stage. वो हमें पता है, तुम एक बार कॉपी चेक कर लो, वही बड़ी बात है। अब आप देखो प्री का पेपर। प्री में पहले भी जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग आती थी, जनरल अवेयरनेस आती थी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता था, इंग्लिश आती थी, अभी भी वही है। एक सवाल 2 नंबर का होता था, अभी भी वही है। 1 घंटे का होता था, अभी भी वही है। सब कुछ एज इट इज है, और नेगेटिव मार्किंग भी 0.50 है। लिखा हुआ है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी पहले जैसा था वैसा ही अभी भी है। Tier 1 will consist objective type questions, multiple choice questions. The questions will be set both in English, Hindi, except for English comprehension. ठीक है, सिंपल सी बात है। यहां तक बात कर दी। अब आ जाते हैं Tier 2 एग्जामिनेशन पे, जिसमें बड़ा बदलाव हुआ है। तो वो Tier 2 एग्जामिनेशन में इन्होंने क्या किया है, अब एक एक चीज पढ़ेंगे ध्यान से। यहाँ पे देखो, इन्होंने कहा, अरे पागल है क्या तू, एलेक्सा मोड मत ऑफ कर, कान तोड़ दूंगा अभी 2 मिनट के अंदर। इन्होंने क्या है, सेक्शन बनाए। इन्होंने क्या किया, सेक्शन बनाए। कैसे कैसे? इन्होंने एक सेक्शन ये बनाया S1 और कहा इसके अंदर मैथमेटिकल एबिलिटीज। अब आप दोनों में अंतर समझना। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ क्या लिख रहे हैं, मैथमेटिकल एबिलिटीज। यानी ये खुद बोल रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ चेंजेस तो करेंगे, नहीं तो यहाँ पे इनको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखने में क्या मरी पड़ रही थी, बताओ आप मुझे। बात तो एक ही थी, लेकिन नहीं, इनको अलग से दिखाना था कि हम क्या करने वाले। मॉड्यूल 2 में क्या है, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि यहाँ पे 30 क्वेश्चन इसके, 30 इसके, टोटल 60 क्वेश्चन 180 नंबर के 1 घंटे में करने। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे गड़बड़ क्या की, जो मुझे लगा कि अभी तक हम लोग जो मान के चलते थे, जैसे पेपर है तो हम ये मान के चलते थे कि मैथ्स और रीजनिंग 33 मिनट में करने, और इसी के बीच में जीएस के लिए 5 मिनट निकालनी है, और इसी के बीच में इंग्लिश के लिए निकालनी है, क्योंकि इन दोनों में ज्यादा टाइम नहीं लगता था, हम कम कम टाइम लगाते थे। टाइम टेकिंग कहाँ होता था, ये दोनों होते थे या नहीं। अब इन बदतमीजों ने क्या किया है कि दोनों टाइम टेकिंग एक ही सेक्शन में डाल दिए, यानी पूरा पेपर करना ही संभव नहीं है अपने आप में। मानते हो कि नहीं? इनको क्या करना चाहिए था, मैथ के अंदर इंग्लिश डाल देनी चाहिए थी। मैं इस पे भी बात करूंगा एसएससी से कि आप मैथ के अंदर इंग्लिश डालते और रीजनिंग और जीएस को एक साथ रखते तो आसान रहती चीजें, टाइम मैनेज करने में दिक्कत नहीं होती। आप चाहते क्या है भाई, आप तो चाहते ही नहीं बच्चा पेपर पेरा करे। यहां तो आपने दोनों ही सेक्शन टाइम टेकिंग ले लिए। यहां तो स्थिति ये होगी कि अगर बच्चा 30 क्वेश्चन करने चला गया रीजनिंग के, तो पता चला मैथ पूरी छूट गई, मैथ करने चला गया तो रीजनिंग पूरी छूट गई। जबकि सेकंड वाले में टाइम बचेगा, लेकिन सेकंड वाले में फिर क्या गड़बड़ है कि 210 नंबर का पेपर है और 1 ही घंटा दिया है। ये भी समझो कि सेकंड वाले में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 45 सवाल दे दिए और 1 सवाल 3 नंबर का कह दिया, और अभी भी सेम है। पीछे भी देखो, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, और यहां पे क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन।
यानी थोड़ा सा अंतर इन्होंने यहाँ पे किया है, कि क्या अंतर किया वो सिलेबस देख के भी आगे हम पता लगा पाएंगे। लेकिन इन्होंने सेक्शन, ये क्या लिखा है, सेक्शन 1, पता नहीं यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कुछ समझ से परे है मेरी तो, क्योंकि इसको ये सेक्शन 1 भी बोल रहे हैं और सेक्शन 2 भी बोल रहे हैं, यहाँ पे भी फिर सेक्शन 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 बोल रहे हैं। तो बहुत गंदे तरीके से इन्होंने डिजाइन किया। अच्छा सेशन है, ओ सॉरी, यहाँ पे सेशन है कि सेशन 1 जो हो रहा है टोटल वो 2 घंटे 15 मिनट का है। एक एक घंटा इस सेक्शन के लिए, 1 घंटा इस सेक्शन के लिए और 15 मिनट इसके लिए, ठीक है, 15 मिनट इसके लिए। ये सेशन 2 है जिसके अंदर डाटा एंट्री मॉड्यूल है, ठीक है। अब आप यहां देखो क्या लिखा हुआ है कि टायर विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 इन सेपरेट टिप्स। यानी पेपर 1 जो है वो एक दिन में होगा, पेपर 2 एक दिन में, पेपर 3 यानी ये पेपर 1 हमें पूरा का पूरा एक दिन में देना है। पहले हम 4 घंटे मेंस देते थे। अच्छा आपको नहीं लगता, एक बात बताओ, कि मुझे आपको अपने यहाँ नौकरी पे रखना है, समझना मेरी बात को, मुझे आपको अपने यहाँ नौकरी पे रखना है, ठीक है उपदेश भाई, समझना मेरी बात को। मैं 5 सवाल पूछ के ज्यादा अच्छा डिसाइड कर सकता हूं कि आप मेरे लायक हैं या नहीं, या फिर मैं 100 सवालों का एक टेस्ट आपको दूं जिससे मैं पता लगा पाऊं कि आपकी नॉलेज क्या है, आप बताओ। 5 से आइडिया नहीं लग सकता कि मैंने आपसे क्या पता ऐसे 5 सवाल पूछ लिए हो जो आपको आते ही ना हो। तो आपको नहीं लगता कि पहले आप 300 सवाल पूछते थे मेंस में, 300, और प्री में पूछते थे 100 सवाल, 400 सवाल से आप आइडिया लगाते थे कि किसको रखना है और किसको नहीं। अब आपने हद नहीं कर दी कि आप सिर्फ 2 घंटा 15 मिनट में डिसाइड कर दोगे कि किसको इंस्पेक्टर बनाना है किसको नहीं। उसके अलावा टीयर 3 भी होता था। तो आपको नहीं लगता कि कुछ कुछ जो एग्जाम है वो इतना ऑब्जेक्टिव हो गया कि तुक्का टाइप हो गया, 130 सवाल हो गए, 2 घंटे हो गए डिसाइडिंग फैक्टर। आपको नहीं लगता कि कुछ तुक्का है कि जिसका होगा उसका हो जाएगा, उसका नहीं होगा? क्या मानते हो आप, मेरी बात से कितना सहमत हो? मेहनत से ज्यादा आप किस्मत पे डिपेंडेंट हो गया। यूपीएससी कितने सारे पेपर लेता है, आपने यूपीएससी का मॉड्यूल चुराया है, आपने किसी और चीज का चुराया है, तो थोड़ा ठीक से तो चुराते। इसमें मुझे लगता है थोड़े से बदलाव की सच में जरूरत है, अगर एसएससी मानने को तैयार हो जाए तो। क्योंकि बहुत कम टाइम में बहुत कम क्वेश्चन से आप ये चाह रहे हो कि पता लग जाए आपको कि कौन बच्चा कितना इंटेलिजेंट है कितना नहीं। देखिए पेपर 1 तो सबके लिए कंपलसरी होता है, आपको भी पहले पता है। पेपर 2 वही देंगे जिन्हें स्टैटिस्टिक्स बनना है। पेपर 3 वो जिन्हें AAO बनना है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। अब तो 2 पोस्ट आने लगी है ना, AAO, अकाउंट वाली भी, ऑडिट वाली भी। अब यहां पे देखो कि पेपर 1 विल इंक्लूड फॉलोइंग 3 सेक्शन हैविंग 2 मॉड्यूल्स। 3 सेक्शन होंगे उसके अंदर, 1 2 3। इसके बाद बात करते हैं 3 सेक्शन के बाद क्या लिखा है। सेक्शन 1 मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, सेक्शन 2 मॉड्यूल 3। तो अब इन्होंने क्या दिया है कि पेपर 1 विल कंडक्टेड इन 2 सेशंस, सेशन 1 एंड सेशन 2 ऑन सेम डे। सेशन 1 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1। पेपर 1 जो है वो 2 सेशन में होगा, कहां गया, 2 सेशन में होगा और दोनों एक ही दिन होंगे। सेशन 1 एक साथ होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। इन्होंने क्या लिखा है, 2 सेशन 1 एंड 2, और सेशन 1 will include section 1, section 2 and module 1 of section 3. Session 1 second will include conducting of module 2 of section 3. 2 hours 15 minutes and duration of session 2 15 मिनट ओनली। यानी एक साथ ही लेंगे मुझे तो लगता है। इसका मतलब तो ये है कि गैप भी नहीं देंगे, शायद एक साथ ही लेंगे। मुझे भी समझ में नहीं आ रही ये बात। तो पेपर 1 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, सेशन 1 सेशन 2 ऑन सेम डे। अच्छा 2 सेशन होंगे सेम डे, सेशन 1 और सेशन 2 दो होंगे सेम डे। ये लिखा हुआ है कौन कौन से सेशन 1, सेशन 1 ये रहा और सेशन 2 ये रहा, ठीक है, ये दोनों होंगे सेम डे। तो उसके बाद क्या लिखा है, सेशन 1 में इंक्लूड होगा सेक्शन 1 और सेक्शन 2। ये तो बड़ा गलत है। यानी मुझे लगता है कि ये पहले सेशन में चारों सब्जेक्ट एक साथ पूछेंगे। ये तो प्री जैसा एग्जाम हो गया यार, कि चारों सब्जेक्ट एक ही बार में देने। प्री जैसा एग्जाम हो गया कुछ कुछ।
प्री हो गया तो फिर प्री से ही डिसाइड कर लेते, ये इतना लफड़ा डालने की जरूरत क्या थी। अब जो सबसे मेन बात है वो क्या है वो देखो, इट विल बी मैंडेटरी टू फॉर ऑल द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाइंग ऑल द सेक्शंस ऑफ पेपर वन। यानी मैथ और रीजनिंग की एक साथ कट ऑफ निकलेगी, वो आपको निकालनी होगी। सोचो मैंडेटरी है कट ऑफ निकालना। अब आप समझ सकते हो कितनी मुश्किलें हैं थोड़ी बहुत। जीएस प्लस इंग्लिश एक साथ कट ऑफ निकलेगी, इन दोनों की अलग अलग कट ऑफ, और कंप्यूटर की भी आपको अलग अलग निकालनी है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि कंप्यूटर क्वालिफाइंग है, वो अभी आगे देखते हैं कि क्वालिफाइंग है या नहीं। टीयर 2 में पेपर 1 पेपर 3 ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ये बात क्लियर है। अब एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन इन सेक्शन 1 सेक्शन 2। अब ये थोड़ी मुश्किल फंस गई, क्योंकि अब आपने 1/3 यानी 33% नेगेटिव कर दिया भाई। अभी तक वो जो 0.5 होता था 2 क्वेश्चन पे, वो 25% नेगेटिव काटते थे। पहले 4 सवालों में 1 सही और 3 गलत तो 0 आते थे। अब 3 सवालों में 1 सही होगा और 2 गलत तो 0 आएंगे। पहले 4 में 1 सही होना जरूरी था, पहले 4 में 1 सही हो जाता था तो टेंशन खत्म थी। अब 3 में 1 सही होना जरूरी है। अब क्या जरूरी है? 3 में 1 सही होना। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 और पेपर फर्स्ट कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर। ये बहुत जरूरी है। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि मॉड्यूल 1 में सेक्शन 3 में जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, ये रखा है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल टेस्ट, ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है, बट क्वालिफाइंग इन नेचर है। अब एक बात बताओ, इससे क्या साबित कर दिया आपने? हम तो मेहनत उतनी ही करेंगे ना। आप ये बताओ मुझे कि क्या आप कंप्यूटर पढ़ के बिना पढ़े इसे क्वालिफाई कराओगे? कराओगे नहीं। इतना लंबा चौड़ा सिलेबस दिया है, पढ़ना तो पूरा पड़ेगा, क्या पूछ ले। और ऊपर से आप मार्क्स भी नहीं जोड़ रहे, तो पूरा पूरा तुक्का हो गया कि किसी ने नहीं भी पढ़ा था लेकिन 4 क्वेश्चन में तुक्का लग गया, सही हो गया, निकल गया। कोई बात नहीं, इन्होंने साफ साफ दिया हुआ है कि कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर, हाउएवर व्हाइल शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट फॉर द। अब पता है, मैं एक बात कहूं आपको सीधे सीधे शब्दों में, आपको बुरी ना लगे तो, आपको बुरी ना लगे तो एक बात कहूं सीधे सीधे शब्दों में, करप्शन के नए नए रास्ते खोजे जा रहे हैं और कुछ नहीं। अब मौके अच्छे मिलेंगे करप्शन के। अब टेंशन नहीं है कि प्री में भी करप्शन करना, नहीं। अब एक ही बार बच्चा अपना पैसे भरेगा और सिलेक्शन लेके निकलेगा। ठीक है, किसी को ये कह के निकाल दिया जाएगा कि तुम कंप्यूटर में, अब तो पता ही इतना लेट चलेगा कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। अब जैसे कल सदमा लगाए, अब ऐसे सदमा लगा करेगा एक साथ, पता चलेगा वो सेट 3 महीने बाद पता चला वो मैं कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं कर पाया, वाओ, ओ मैं टीयर 1 की फर्स्ट कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाया, ओ। अब ये होगा, अब ऐसे होगा। चलिए, इसके बाद क्या है, सही बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी चाहिए थी कम से कम। और इन्होंने अभी भी पेपर 2 और पेपर 3 में 0.5 की ही नेगेटिव मार्किंग रखी है। भाई ये क्यों कर रहे हो तुम? पेपर 2 और इसमें क्यों कर रहे हो? क्योंकि अभी भी 2 नंबर का प्रश्न, इसमें कोई चेंज नहीं किया, आप देख रहे हो, इसमें कोई चेंज नहीं किया। चेंज तो इसमें भी बनता था। आप जब यहां जीएस डाली दी तो अब यहां 100 सवालों की क्या जरूरत थी? मैं तो नहीं मानता। आपको लगता है अब यहां 100 सवालों की जरूरत थी? जिस हिसाब से एक तरफ तो आपने 390 नंबर में पूरा मेन समेट दिया, 390 नंबर में एक तरफ, जिसमें रीजनिंग जीएस सबको दे दे, एक तरफ फिर आप 200 नंबर का फिनांस और अकाउंट ही पूछ ले रहे हो। इसका तो कोई कंपैरिजन ही है, वाहियात बात कर रहे हो आप। इसके कंपैरिजन में इसमें भी तो चेंजेज होने चाहिए थे। इसको बना देते 100 नंबर का, इसको बना देते 75 नंबर का, यहां कोई चेंज नहीं किया। कॉल करूंगा, अभी बच्चों से बात करूंगा, सबकी समस्या सुनूंगा, टेंशन मत लो। इसके बाद ये डाटा एंट्री टेस्ट के बारे में दिया हुआ है, तो ये भी क्वालिफाइंग होगा नेचर में। टीयर 3 खत्म कर दिया, जो एक सब्जेक्टिव होता था। अभी तक क्या हो रहा था कि नकल से, मेरी बात सुनो, नकल से ऑब्जेक्टिव तो लोग कर लेते थे, की पता चल गई, बट वो बच्चे सब्जेक्टिव में फेल कर जा रहे थे, टीयर 3 में फेल कर जा रहे थे, उन्हें कुछ आता ही नहीं था, लिख ही नहीं पाते थे वो बेचारे।
तो सरकार ने कहा हम टीयर 3 हटा देते हैं, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, हम तो आप ही के लिए बने हैं, टेंशन मत लो। अरे हम लोग निकालेंगे, इन नकल वालों पे भी भारी रहेंगे, तुम टेंशन मत लो, आग लगाएंगे, ठीक है, ऐसा पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे कि नकल अकल सब पीछे रह जाएगी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। हिम्मत थोड़ी हारेंगे हम लोग, हम तो वो जवान है जिसने गरीबी से लड़ना सीखा है, तो ये हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। एलेक्सा प्लीज वॉल्यूम 1। तो मुझे बंद करना पड़ेगा इसको यार। अब देखो सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस क्या है। तो इन्होंने जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का टीयर 1 का सिलेबस दिया है, और अपने आप में एक लंबा सिलेबस है, कोई छोटा नहीं, सब कुछ दे दिया है टीयर 1 में। तो जो हम टीयर 1 में रीजनिंग की तैयारी करेंगे, उसी तरीके से मैथ्स की तैयारी, मतलब मेंस की तैयारी करेंगे रीजनिंग की, क्योंकि कुछ बाकी बचा नहीं है। जनरल अवेयरनेस में इन्होंने क्या लिखा है देखो, क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंट की पूछ रहा है, and its application to society. Question will also be designed to test knowledge of current events, such matters of everyday observations, experience in their scientific aspect, as may be expected of any educated person. The test will also include questions related to India and neighboring country. तो जो इन्होंने प्री में दिया था सिलेबस, वही मेंस में दिया है, कुछ उसमें बदलाव करने की कोशिश नहीं की। मतलब इतनी बेवकूफी दिखाई है, कहीं लग ही नहीं रहा है कि दिमाग लगा के लिखा है। एक बात बताओ, जब तुम मेंस में इतना कुछ लिख रहे हो, यहां देखना, क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी, क्या क्या पूछोगे देखो, डेसिमल, होल नंबर्स, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप, परसेंटेज, रेशियो, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम डिस्टेंस, एलजेब्रा पूछोगे, एलिमेंट शर्ट पूछोगे, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन पूछोगे, ट्राइंगल पूछोगे, सेंटर पूछोगे। ऐसे लिखा है जैसे बदतमीज क्वाड्रिलेटरल नहीं पूछेंगे, इनकी भैंस को भोपाल ले जाऊं, जैसे अब तक नहीं पूछे इन्होंने क्वाड्रिलेटरल। आप देख रहे हो सब कुछ यहाँ लिख दिया इन्होंने, सारे टॉपिक तक लिख दिए, टिग्नोमेट्रिक, रेशियो, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, स्टैटिस्टिक्स को छोड़ के सब लिख दिया इन्होंने, लिख दिया। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में कह रहे हैं अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश हैज बेसिक कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी वुड बी टेस्टेड। भाई क्या कर रहे हैं ये, ठीक है। अब नीचे देखना, अब इसी में देखो मैथमेटिकल एबिलिटी में क्या दे दिया, बस टॉपिक के नाम डाल दिए, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है। जो ऊपर लिखा था उसको हेडिंग बना दिए, अजीब बेवकूफपन कर रहे हैं, अजीब बेवकूफपन। यही सब ऊपर लिखा है, नीचे लिख दिया, यही सब ऊपर लिखा है मेंसुरेशन, नीचे लिख दिया, मेंसुरेशन में डाल दिया क्वाड्रिलेटरल, समझ रहे हो, मेंसुरेशन में क्वाड्रिलेटरल डाल दिया, कितने इंटेलिजेंट है। और आइडेंटिटी तो देखो, साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 1, कभी होता है साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 1, लेकिन काबिल है, ये कर देंगे इसको, ये तो कर ही देंगे इसको, जबकि होना चाहिए था साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके बाद क्या है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये इन्होंने थोड़ा एक टॉपिक ऐड कर दिया, जहां पे ये हिस्टोग्राम के साथ साथ वही यूज ऑफ टेबल्स और ये सब पूछने के साथ साथ क्या पूछ रहे हैं, मीन मॉड मीडियन, जो पहले ये देते नहीं थे, बट एक बार सीपीओ के एग्जाम में पूछ चुके हैं, तो अब ये आगे भी पूछेंगे, उसके लिए तैयार रहना। कैलकुलेशन ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटीज भी पूछेंगे, तो ये भी अब हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। और मॉड्यूल 2 में रीजनिंग में वही सेम टॉपिक दिए हैं, आप खुद देख सकते हो, कुछ भी ऐसा बढ़ाया घटाया नहीं है। फिर पता नहीं क्या किया है, कम से कम सिलेबस आगे पीछे रख देते थोड़ा बहुत, कि भाई ये हमने प्री के लिए डिसाइड किया सिलेबस, ये मेंस के लिए किया, लेकिन कुछ नहीं किया, वो सेम ही रखा है। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में इन्होंने जिस हिसाब से सिलेबस दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स, इन्होंने ऐसे लग रहा है जैसे ये प्री में नहीं पूछेंगे, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि प्री में नहीं पूछेंगे। इनको देना तो चाहिए था कि प्री में हम ये सब नहीं पूछेंगे, एन टू से नो वो कैप, तो बच्चा उस हिसाब से देखता, क्योंकि प्री में इन्होंने साफ साफ इतना सा सिलेबस लिख के छोड़ दिया। लेकिन अभी भी सबको डाउट है, किसी को ये बात क्लियर नहीं हो पाएगी पेपर तक कि वो प्री के अंदर पूछेंगे क्या, मैं गारंटी देता हूं इस बात की, नहीं हो पाएगी बात किसी को क्लियर। अब इन्होंने बाकायदा डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड, ये सब मेंस में लिखा है, जबकि होना चाहिए था प्री में भी। और एक और तो देखो इन्होंने क्या लिखा है, at least one paragraph should be simple one based on a book or a story and the other two paragraphs should be on current affairs based on report on editorial। यानी अब ये करंट अफेयर पे पैराग्राफ पूछ रहे हैं इंग्लिश में, समझ रहे हो, करंट अफेयर पे पैराग्राफ पूछ रहे हैं, आखिर ये चाहते क्या है। सही बात है, जितने क्वेश्चन नहीं है
उससे ज्यादा तो चैप्टर दे दिए। अरे आपने सिलेबस कम किया तो सवाल कम किए थे तो सिलेबस भी कम कर देते, फायदा हुआ क्या? बताओ आप, मुझे तो नहीं लगता कि कोई फायदा हुआ है। दूसरा क्या है, मॉड्यूल 2 of section 2 of paper 1 general awareness questions are designed to test the candidate general awareness of the environment। पीछे भी यही दिया था, क्वेश्चन नॉलेज चेक करेंगे, करंट इवेंट्स की सच मैटर्स एज इट इज दिया हुआ है, कुछ भी अलग चेंज नहीं किया। यानी जो प्री के लिए जीएस की तैयारी करेंगे वही मेंस के लिए करेंगे। पेपर में क्या आएगा वो अलग मुद्दा है, ठीक है। अब मुझे दुख सबसे ज्यादा किस बात का हुआ, किस बात का बुरा लगा, कि कंप्यूटर पूछा था, अच्छी बात थी, ये क्या बकवास कंप्यूटर में की, कंप्यूटर बेसिक्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी, ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस, इतना काफी था। मुझे लगता है कंप्यूटर से जुड़ी नॉलेज इतनी काफी थी। लेकिन इन्होंने कहा हम सॉफ्टवेयर भी पूछेंगे, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग बेसिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइक एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब पूछेंगे। इस पे सवाल कैसे बनाएंगे मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, कैसे सवाल बनाएंगे, खैर बना लेंगे, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स, वेब ब्राउजिंग, सर्चिंग, टिकटॉक, म्यूजिकली, इंस्टाग्राम रील, शॉर्ट्स, इन सब के बारे में भी ये चैप्टर ऐड करेंगे बाद में, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। डाउनलोडिंग, अपलोडिंग आती है नहीं आती, मैनेजिंग ईमेल अकाउंट, ई बैंकिंग, ये सब पूछेंगे। और इसके बाद ये बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी पूछेंगे आपसे कि कैसे आपने उसका फेसबुक अकाउंट हैक किया था। कई लड़के ये कहते हैं मैंने अपनी उसका फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया था, जबकि कोई हैक नहीं करते। जब वो इनसे मिलने आती है तो ये ओटीपी भेज के पासवर्ड बदल देते हैं, बस इन्हें लगता है कि इन्होंने उसका अकाउंट हैक कर लिया। तो वैसे लड़कों के लिए भी कुछ सवाल रहेंगे, नेटवर्किंग डिवाइसेस, प्रोटोकॉल्स, नेटवर्क्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी थ्रेट्स, हैकिंग, वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होंगे, इस पे भी सवाल पूछा जाए। पेपर 2 में क्या है वो पेपर 2 वाले देखेंगे, वो तो हम लोग तो उतना ध्यान नहीं देते हैं पेपर 2 पे, बट पेपर 2 का भी सिलेबस बहुत बड़ा दिया है। बाकी इकोनॉमिक्स और ये इसका सिलेबस पहले से ही बड़ा आता ही था। अब इसके बाद एडमिशन टू द एग्जामिनेशन के बारे में लिखा हुआ है, किस किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, इस बार गलती नहीं करनी है, क्या क्या करना है, पेपर के अंदर क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, ये सब लिखा हुआ है। अच्छा, फिजिकल टेस्ट की लोग बात कर रहे थे, वो एक बार फोकस कर लेते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात जहां इन्होंने की है, तो वहां इन्होंने कहा है कि वाइल गिविंग प्रेफरेंस ऑफ द पोस्ट डिपार्टमेंट फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, सीबीआईसी। तो क्या क्या होगा, मैं पढ़ रहा था एक जगह कहीं लाइन, अगले पेज पे है क्या, चलो कोई बात नहीं। ये देखो सबसे मेजर जो पॉइंट है वो ये है, ये सबसे मेजर पॉइंट, ठीक है। वो क्या है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 1, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3, पेपर 1 ऑफ टीयर 2 और पेपर 2 एंड पेपर 3 ऑफ टीयर 3 एग्जामिनेशन एज फॉलो। यानी कि किसी भी स्थिति में, चाहे तो टीयर 1 की बात कर लें आप, या फिर सेक्शन 1-2 की बात कर लें जो मेंस में होगा, टीयर 2 में होगा, टीयर 2 में, या फिर पेपर 2 और पेपर 3 की बात कर लें, जर्नल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 30% मार्क्स लाने होंगे। तो आप ये मत समझो कि प्री में, अब आप कई गधे क्या कह रहे हैं कि प्री में भी 30% ले आओ पास हो गए, नहीं, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, इतने लाने हैं। क्वालिफाइंग करने के लिए कितने चाहिए होंगे, तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। जिसने भी कहा है कि 30% ही लाने हैं, वो बहुत बड़ी गलतफहमी है, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। ये मिनिमम है कि इतना तो लेकर ही आना होगा। ऐसे तो फिर आप एक बात बताओ, क्वालिफाइंग करना और सिलेक्शन लेना दोनों में अंतर है। मुझे नहीं लगता, इसके हिसाब से ये लग जरूर रहा है कि टीयर 1 क्वालिफाइंग है और 30% लाने होंगे, बट मुझे नहीं लगता कि एसएससी इतने लोगों को मेंस में पास कराएगा। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि वो इतने लोगों को, इन्होंने मिनिमम दे दिया कि आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में भी मिनिमम 30% मार्क्स लेके आने। ये जो आपका टेस्ट होगा सेक्शन 3 में,
उसमें इन्होंने गलतियों का पैरामीटर बताया है, तो वो एक बहुत छोटी बात है, इससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है। अब आप देखो, बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर इन टीयर 1 विल बी शॉर्ट लिस्टेड कैटेगरी वाइज टू अपीयर। केवल और केवल जो मार्क्स होंगे वो ये डिसाइड करेंगे कि आपको टीयर 2 में बैठना है। सेपरेट कट ऑफ्स विल बी फिक्स्ड फॉर पेपर 2 ऑफ टीयर 2। अलग कट ऑफ निकलेगी, पेपर 3 की अलग कट ऑफ निकलेगी, एंड पेपर 1 ऑफ टीयर 2 इसकी अलग कट ऑफ निकलेगी। इन्होंने साफ साफ बोला है। Tier 2 examination will be conducted for the candidates qualified in Tier 1. In Tier 2, all the candidates will be required to appear in all three sections of Paper 1. ये लिखा हुआ है। इसके बाद in Paper 1 of Tier 2 will be mandatory for the candidate to qualify all the section. आपको हर सेक्शन में मिनिमम 30% मार्क्स लेकर आने। एक बात बताओ, इसका मतलब तो आपने पहले ये निश्चित कर दिया कि 30% से कम नहीं जाएगी कट ऑफ, कट ऑफ उससे ऊपर ही रहेगी। अजीब वाहियात सी बात की है यार, अजीब वाहियात सी बात की है भगवानी मालिक है। बेस्ड ऑन द एग्रीगेट परफॉर्मेंस इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ऑफ पेपर 1 of tier 2 examination, candidate will be shortlisted for evaluation of section 3 of paper first लो। अब सुनो तो मेरी बात, इन्होंने क्या कहा है कि बेस्ड ऑन द एग्रीगेट परफॉर्मेंस इन सेक्शन 1 एंड 2 will be shortlisted for evaluation of section 3 of paper first। सेक्शन 3 कौन सा था समझ गए आप? सेक्शन 3 समझ गए कौन सा था? कंप्यूटर वाला। यानी जो पेपर 1 में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का जो मार्क्स होगा वो निर्धारित करेगा कि आप सेक्शन 3 के लिए जाओगे या नहीं। द कैंडिडेट हु आर नॉट क्वालिफाइड इन सेक्शन 1 एंड 2 विल नॉट बी इवैल्यूएशन फॉर सेक्शन 3 एंड दे विल नॉट बी कंसीडर फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, हमें पता है, ज्यादा काबिल मत बनो। ठीक है, सेक्शन 3 वही मतलब डेस्ट वेस्ट की बात कर रहा है, ये कोई खास बात इसमें नहीं है। काम की बात यही थी कि आपको मिनिमम 30% लेके आना है। दोनों में ही फंसा दिया बच्चे को। अगर इन्होंने ये कॉम्बिनेशन बनाया होता मैथ्स के साथ जीएस और इंग्लिश के साथ रीजनिंग, तो 30% का टेंशन नहीं था। अभी टेंशन है, इंग्लिश भी मुश्किल और जीएस भी मुश्किल। गारंटी नहीं होती इनकी गारंटी नहीं होती। आप भी मानते हैं ना कि चाहे इंग्लिश हो चाहे जीएस, गारंटी कोई नहीं दे सकता कि मैं कर ही पाऊंगा। जैसे मैं हूं, मैं मैथ्स की गारंटी दे दूंगा कि तुम जो मर्जी पेपर बना लो, मैं 30% तो छोड़ दो, मैं 100% नंबर ले आऊंगा। गारंटी नहीं है। इन सेक्शन की गारंटी नहीं है कि बच्चा कर पाएगा या नहीं। कितना भी पढ़ ले वो कितना भी पढ़ ले, वो जी जान लगा दे, वो छोड़ो जो उसको पढ़ा रहे हैं वो भी पढ़ लें और वो भी दे दें, तो भी गारंटी कोई नहीं दे पाएगा। अगर ऐसा होता तो आप सब जानते हैं कि आईएएस का माइंड देश में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट माइंड होता है, और वो लोग भी प्री के अंदर 50% नंबर लाना भारी होता है उनके लिए। होता है नहीं होता, मानते हैं कि नहीं? अरे जी जान लगा दो अमित, जी जान लगा दो भाई, जी जान लगा दो मेरे दोस्त। पागल ही हो गया। ये देखो जरा, ये देखो भाई, इसमें तो कुछ खास हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। नीचे देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। वो क्या थी कि भाई मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड। ये बहुत गलत हुआ। क्यों गलत हुआ कि या तो आप टीयर 2 को फिर आराम से 2 दिन चलाओ। आप 2 दिन टीयर 2 को चलाते, एक 50 क्वेश्चन का गणित का पेपर लेते 1 घंटे का, फिर उसके बाद 2 घंटे के ब्रेक पे 1 घंटे जीएस का पेपर लेते, फिर अगले दिन आप 1 घंटे इंग्लिश का पेपर लेते और रीजनिंग का पेपर लेते, तब आप टीयर 2 पे डिसाइड करते तो ठीक था। आपने तो 2 घंटे 15 मिनट के अंदर बच्चे की सारी रामायण समेट दी। आप बताओ, 2 घंटे 15 मिनट के अंदर सारी रामायण समेट दी आपने। बोलो भाई, गलत कह रहा हूं तो बताओ, गलत कह रहा हूं तो बताओ। मेरिट लिस्ट और उसके बाद तो फिर कुछ खास कहने के लिए रह नहीं गया जब इन्होंने ये दे दिया था। तो फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी इन ईच कैटेगरी विल बी मेड ऑन द बेसिस ओवरऑल परफॉर्मेंस इन टीयर 2 and preference of post exercised by them. Once the candidate has been given in his first available preference as per his merit, he will not be considered for any other option.
वो तो हमेशा ही होता है तुम्हारा नाटक। द फाइनल अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम प्रेफरेंसेस, वो तो हमें पता ही है मेरिट कम प्रेफरेंसेस होंगे। उसके बाद और क्या क्या दिया है, अब तो मुझे लगता है कि फालतू की चीजें ही हैं आगे। ये इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लेना भाई, इसके बिना कुछ नहीं है। डिस्क्वालिफाइंगेशन इन्होंने क्लियर बोल दिया है। कितने बच्चे तो सिर्फ इस वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाते कि उनका फॉर्म कैंसिल हो गया था और वो सेंटर पे टाइम से नहीं पहुंच पाए थे। ऐसे समझ लो ये करो या मरो वाली स्थिति है तुम्हारे लिए। ना तो तुम्हारा फॉर्म कैंसिल होना चाहिए। सोचो अब जिनका पिछले साल फॉर्म कैंसिल हो गया था और तैयारी बहुत अच्छी थी, जैसे रोहित भाई, सोचो रोहित भाई इतने इंटेलिजेंट थे, उनका फॉर्म कैंसिल हो गया। इस बार निकल जाते या नहीं निकल जाते, बताओ, निकल जाते बेचारे। लेकिन अब फंस गए इसमें, इस ट्रैप में। अगले साल पता नहीं फिर और सीईटी आ जाए या कुछ और आ जाए, कुछ भरोसा थोड़ी है इस बात का कि अगले साल एसएससी क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ये सब इन्होंने दी हुई है छोटी छोटी बातें, फॉर्म कैसे फिलअप करना है, क्या करना है नहीं करना है, फॉर्म भरने के तरीके क्या होंगे, बड़ा लंबा चौड़ा दिया है। काबिल बने हैं बहुत, इसी को बनाने में तो इतने साल लगे हैं। सैंपल भी दिया है कि कैसे फॉर्म भरना है, कैसे फोटो लगानी है, स्पेसिमेन कॉपी दी है कि ये सब नहीं चलेगा, ये सब बिलर फोटोग्राफ ये सब नहीं चलेगा, साफ साफ दिया है। सिग्नेचर कैसे चलेंगे नहीं चलेंगे। अब करना क्या होगा हमें और किस तरीके से अब अपनी तैयारी को लेके जाना है, वो मैं थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेता हूँ बचे हुए 15 मिनट में, कि कैसे अब तैयारी को लेके जाना है। देखो, सबसे पहला तो हमारा यही है कि हम प्री की कट ऑफ क्वालिफाई करें, क्योंकि मैं अभी भी डाउट में हूं एसएससी इस चीज को अभी क्लियर कर देगी। क्योंकि 30% मार्क्स का मतलब तो ये हो गया कि हर बच्चा मैक्सिमम 30% लाना कोई बड़ी बात भी नहीं है। 4 से 5 लाख लोग ऐसा कर देंगे तो एसएससी को दिक्कत हो जाएगी, वो मेंस ले ही नहीं पाएगा। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। ये क्या है, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कि 30% तो लेकर आने ही। लेकिन अब वही वाली बात है कि जब पेपर ही क्वालिफाइंग है, पेपर क्वालिफाइंग है, आपने अलग अलग सेक्शन की बात तो की नहीं है प्री में। मतलब ये इन्होंने एक तरीके से एकदम क्लियर नहीं रखा, एम्बिग्यूटी है इसके अंदर बहुत, कि प्री में क्या होगा। या तो ये बोल देते कि हर पार्ट में आपको 30% लाना है और बाकी कट ऑफ अलग है, यानी जो 25 सवाल हैं 50 नंबर के, तो 15 हर सेक्शन में लाना है। या तो ये कहना चाह रहे हैं, बट ये नहीं कह पाए क्लियरली, ये क्लियरली नहीं कह पाए। आप खुद बताओ, आज तक का रिकॉर्ड है कि एसएससी की कट ऑफ, आप खुद बताओ, 2012 की भी मैं बात कर लूं बेटा, तो 84 नंबर गई थी, 84 गई थी। अब तुम 200 में 60 नंबर लाने की बात कर रहे हो, ये पॉसिबल है तुम्हारे हिसाब से? जब पेपर इतना मुश्किल था और जब कट ऑफ इतनी कम जाया करती थी, तब 84 गई थी, तब 84 गई थी। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर वो मिनिमम है, तो फिर वो मिनिमम देने की जरूरत क्या है? जब आप टीयर 1 में एक ही पेपर ले रहे हो 200 नंबर का, तो आप ये क्यों कह रहे हो कि मिनिमम इतने लेके आने? क्वालिफाइंग करने के लिए या तो बोलो सीधे कट ऑफ होगी। आप ये कैसे कह रहे हो कि 30% क्वालिफाइंग चाहिए? ये आपने गलत लिखा है। मुझे नहीं लगता कि एसएससी इस बात पे रह पाएगा, अभी तो नोटिफिकेशन में ही इतना बड़ा झमेला मुझे लग रहा है। आपको क्या लग रहा है इसमें? मैं सही बोल रहा हूं? आपके हिसाब से क्या लग रहा है? एक बच्चा कह रहा है महाराज में न्यूनतम नंबर है। यार अजीब पागल हो, न्यूनतम नंबर की जरूरत क्या है? मैं 200 नंबर का पेपर ले रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि 60 कम से कम लाने हैं। अबे जब कट ऑफ 130 जा रही है तो कम से कम कोई 60 ला रहा है, 70 ला रहा है, उससे मतलब क्या है? सेंस गलत हो गया ना। हितेश कह रहा है आप गलत बोल रहे हो, कैसे? यार आप बड़े पागल हो। मैं ये कह रहा हूं आप 200 नंबर का पेपर ले रहे हो, ठीक है, आप कह रहे हो कि इसको केवल क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, क्वालिफाई करना है इसको। अब क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? तो आपने कह दिया मिनिमम 30% मार्क्स मिनिमम चाहिए टू क्वालिफाई, यानी कि 30% पे क्वालिफाई हो जाएगा। 30% पे क्वालिफाई हो जाएगा, इसका मतलब यही निकल रहा है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं दिया है यार, कैसे बताऊं आपको, आप पागल हो क्या? मैं झूठ बोल रहा हूं? मैंने पढ़ा नहीं, अभी आपको पढ़वाया नहीं। इतने हीरो क्यों बनते हो जब ये बात नहीं दे रखी है तो? ये देखो ना, मैंने बोला तो आपको, ये रहा, ये मैंने लिख के दिया है, आप मजाक समझते हो? साफ साफ लिखा हुआ है उन्होंने, ये पढ़ो।
आपकी तो बुद्धि कम काम करती है, अब मेरी भी इंग्लिश ठीक चल रही है। आए दिखाता हूं अभी। ये देखो ना, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 1, और टीयर 1 के अंदर कोई भी सेक्शन या कुछ नहीं है। देखो टीयर 1 का है, ये रहा। टीयर 1 के अंदर तो कुछ है ही नहीं, एबीसीडी सब्जेक्ट है, टीयर 1 है पूरा, इसके अंदर सेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। बताओ आप कुछ लिखा है कि नहीं? और जब ये कह दिया कि ये केवल क्वालिफाइंग होगा, जब ये क्वालिफाइंग होगा जब ये क्वालिफाइंग होगा, लिखा है ना, इट विल बी मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू क्वालिफाइंग ऑल द सेक्शन ऑफ पेपर 1। ये मेंस की बात की है, ठीक है, ये मेंस की बात की है, टीयर 1 की बात नहीं की। टीयर 1 में यहाँ पे क्या लिख दिया इन्होंने, जो मैं कह रहा था कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 1 30% है। तो इसका सेंस क्या रह गया 30%? इसका मतलब तो आप 200 में जो बच्चा 60 नंबर लाएगा उसको क्वालिफाई कर दोगे, उसको क्वालिफाई कर दोगे। और जब आपको क्वालिफाई करने से बच्चा कह रहा है कि क्वालिफाई कर देंगे लेकिन टीयर 2 नहीं दोगे, तो वो अचार डालेगा, क्वालिफाइंग का अचार डालेगा। आप खुद बताओ, वो कह रहे हैं कि यू हैव, साफ साफ लिखा हुआ है, यू हैव टू क्वालिफाई टीयर 1 टू अपीयर इन टीयर 2, ये लिखा हुआ है। फिर आप कह रहे हो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 30% ऑफ 200, यानी 60 नंबर लाने। फिर बच्चे का ही उसमें कह रहे हैं कट ऑफ होगी, जब कट ऑफ होगी तो इसका अचार डलेगा। ये क्यों दे रखा है फिर? ये तो गलत है ना। सब्जेक्ट वाइज कहीं नहीं लिखा, उन्होंने कहीं सब्जेक्ट वाइज नहीं दिया यार, मैं झूठ बोल रहा हूं, आप पढ़ो ना, इसमें कहीं सब्जेक्ट वाइज लिखा है? टीयर 1 के बारे में कहीं सब्जेक्ट वाइज लिखा है? कुछ लिखा है? नहीं लिखा। तो इसको इन्हें करेक्ट करना पड़ेगा, इस चीज को ठीक करना पड़ेगा। ये बात नहीं चलेगी, ये बात नहीं जमेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता जब 2012 में इतना कठिन माहौल था पेपर, तब 83.25 लोग ले आए थे कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए, 1.5 लाख लोग। तो आपको क्या लग रहा है कि 60 नंबर लाने वाले लोग कितने होंगे? मैं तो कहता हूं 5 लाख से कम नहीं होंगे, गारंटी है। और 5 लाख का मेंस ये नहीं करा पाएंगे, 5 लाख का मेंस ये नहीं करा पाएंगे। या तो फिर इनको कहना होगा कि 50% मार्क्स, तब बात ठीक है कि 50% लाने होंगे टीयर 1 में, या तो ये 50% बोले। एक बच्चा कह रहा है कि 60 से नीचे नहीं जाने देंगे। नहीं, 60 से नीचे चला गया तो क्या करेंगे? हमेशा के लिए सीजीएल से ब्लॉक कर देंगे? बताओ, हमेशा के लिए क्यों बोल रहे हैं वो 30 से नीचे नहीं लाने देंगे? अभी 1-2 दिन में ये बात क्लियर हो जाएगी, बट मैं क्लियर हूं, मैं एकदम क्लियर हूं कि 60% वाला नहीं होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। बाकी बच्चे क्या सोचते हैं, 1-2 बच्चों से बात करके देखते हैं कि बच्चों का क्या मानना है, वो क्या सोचते हैं इस नोटिफिकेशन पे, उनके अंदर का दर्द कैसा है या बातें कैसी हैं। हेलो, आवाज नहीं आई। स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे, अभी स्ट्रेटेजी पे भी बात करेंगे, नोटिफिकेशन तो समझना। हेलो, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है आपको? सर हमें लग रहा है क्या 60% तो बहुत बच्चा ले आया, क्योंकि एनटीपीसी में 60% बहुत बच्चा लाया था, तो फिर लास्ट में नहीं, 60 तो मार्क्स है बेटा, 60 मार्क्स, ये सर 60 मार्क्स, तो उतना तो बहुत बच्चा ले आएगा। तो फिर इतना आगे जाके फिर टायर 2 में बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उतना एग्जाम करा ही नहीं पाएंगे वो। नहीं, फिर करा भी लेंगे तो मतलब आप 60 से, मुझे लगता है फिर इससे अच्छा तो प्री हटा ही दो। हाँ, फिर प्री हटा ही देना चाहिए, हटा ही देना चाहिए, क्योंकि मेहनत तो पूरी लग रही है, एफर्ट तो पूरा लग रहा है। यस सर। आप मतलब क्लियर ही नहीं कर रहे चीजों को। यस सर। तो वो नहीं, तो इनको रखना चाहिए 50% या फिर 70%, तो फिर टायर 2 में अगर अलग अलग दिन एग्जाम होगा फिर नॉर्मलाइजेशन का दिक्कत होगा। 70% तो बहुत ज्यादा, 50 और 60 के बीच में रख सकते हैं। हाँ सर, ये भी सही है, फिर नॉर्मलाइजेशन कर देगा टायर 2 में, फिर दिक्कत हो जाएगा ना बच्चे लोग को। या फिर ये कर दो कि 30% हर सेक्शन में लाने और बाकी कट ऑफ होगी, ये कर दो। यस सर, ये सही रहेगा, 30% 15 नंबर मिनिमम लेके आने आपको हर सेक्शन में। यस सर।
वही वही चीज, मुझे भी वही लग रहा है, देखते हैं बाकी क्या होता है। और एक दो बच्चों से पूछते हैं। हेलो। हेलो। हाय। सर नमस्ते। नमस्ते भाई, धाकड़ बताइए। सर सर हर एग्जाम में ये क्वालिफाइंग रखते हैं 30%। जैसे सर जैसे एग्जाम में 30% मतलब हम्म। इससे नीचे वाले नंबर आने के लिए वैसे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। जैसे सर जैसे टीचिंग वगैरह में होता है, हाँ हाँ, तो टीचिंग में वो क्या तो मैं होता समझ, है अरे वो तो मैं लिमिटेड। समझ गया भाई, लेकिन 30% बहुत कम है ना। 200 में 30% बहुत कम है। आप ये कह रहे हो कि आप 60 नंबर ले आओ, आप क्वालिफाई हो जाओगे टीयर 2 के लिए, यही तो कह रहा है ये नोटिफिकेशन। यस सर। तो बताओ, आप 60 नंबर पे टीयर 2 क्वालिफाई कराओगे तो टीयर 2 ले क्यों रहे हो? अब तक तो आपकी कट ऑफ जाती थी 150, अब आप 60 पे क्वालिफाइंग कर रहे हो। व्हाट द हेल इज दिस? नहीं सर, कट ऑफ तो अलग से आएगा ये किसका। जब कट ऑफ अलग से आएगा तो इस 30% का क्या मतलब रहेगा टीयर 1 में? आप बताओ, जब कट ऑफ ही अलग से आएगा तो फिर इसका यूज क्या है 30% का आपके हिसाब से? सर कोई 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 यूज है? नहीं सर। तो फिर बिना मतलब की ये चीजें कर रहे हैं यार। पता नहीं, 8 दिन में नोटिफिकेशन निकाला था, उसको भी करेक्ट नहीं कर पाए सही तरीके से। यस सर। पता नहीं क्या कर रहे हैं। अनिकेत, आप मुझे कॉल कर लो और मुझे समझा दो। अनिकेत, आप हाथ उठाओ। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो रही हैं क्या अभी तक? नहीं सर, जुकाम लगा है। जुकाम लग रहा है? ओ, काफी ऐसे लग रहा है बड़े एटीट्यूड में बात कर रही हैं, बताइए। नहीं सर। सर ये जो 30% क्वालिफाइंग है, अगर कोई ये 30% क्वालिफाई करके टीयर 2 के लिए जाता भी है तो वो केपेबल कैसे है टीयर 2 देने के लिए? बताओ। उसका तो एप्टीट्यूड ही नहीं है ना उतना। उतना एप्टीट्यूड ही नहीं है। 30% तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आप 30% ये कह सकते हो कि सेक्शनल कट ऑफ चलेगा, लेकिन आप 30%, यार हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, 33% पास होने के लिए चाहिए थे, आपने 30% दे दिए टीयर 1 में क्वालिफाइंग होने के लिए। इनको ये समझ में ही नहीं आई बात, ये कहना कुछ और चाह रहे हैं, बाद में क्लियर करेंगे, देखना आप। अभी कई नोटिफिकेशन आएंगे टुकड़ों में। और सर वो जो था कि टीयर 2 में पेपर वन में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में जो क्वालिफाई करेगा वो ही उसका सेक्शन 3 दे पाएगा कंप्यूटर बेस्ड, हाँ जबकि ये तीनों चीज़ें एक ही दिन में लेंगे। हाँ। तो फिर वो कैसे उसी टाइम मार्क्स तो नहीं बता सकते ना वो। नहीं, वो शायद इसके लिए है ना, जो बेस्ट है, सीपीटी की बात की है वो उन्होंने। सर उन्होंने इसमें यही चीज़ जब आप नोटिफिकेशन रीड कर रहे थे। अच्छा, आपने देखा? मैं एक मिनट दोबारा देखता हूँ, आप देखो, एक मिनट रुको। ये था कि भाई पेपर 1, ये सेशन 2 है और सेक्शन 3, हाँ ये जी। इस सेक्शन की बात की है बेटा, सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 दो है ना, बदतमीजों ने दो दिए हैं, इसीलिए कंफ्यूजन में रात भी हो गया था। सेक्शन 3 दूसरा वाले सेक्शन 3 की बात की है, समझ गई? ओके ओके। हाँ, इनके सेक्शन भी 3 हो गए। अरे कुछ और लिख देते। हाँ, इसी चीज़ में मेजर कंफ्यूजन हो रही है, एक में सेशन और सेक्शन और फिर दोनों में सेक्शन 3 लिखा हुआ है। जबकि यहां तो सेशन 2 में सेशन 1 ही हो जाना चाहिए था बेटा, सेक्शन 1 इसका तो सेशन 2 का है कि नहीं? हाँ जी हाँ जी। इसका सेक्शन 1 और 2 पता ही नहीं है कहाँ है, वो विदेश में टहल रहे हैं। और सर ये जो साइबर सिक्योरिटी वाला है, ये अपने आप में काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें क्रैकिंग, हैकिंग और नहीं, और सिग्नेचर, एक ये बात सारी बताओ, चीज़ें आ आप जाती जब हैं। कंप्यूटर पूछ ही रहे हो तो उसको क्वालिफाइंग क्यों कर रहे हो टीयर 2 में? बताओ आप। हाँ। वही गलत है भाई। टीयर 2 तो कंप्लीट ले लो ना, कि अब वो क्वालिफाइंग कर दिया। क्वालिफाइंग से क्या हम कम पढ़ेंगे? मेहनत तो उतनी लगेगी, बल्कि आप इनको और अच्छे मौके मिल जाते तराशने के। ये केवल और केवल बताओ आप, 70 और 60, 130 क्वेश्चन से किसी की जिंदगी निर्धारित कर रहे हैं, 130 क्वेश्चन से। बताओ आप, क्या और ये सर गलत नहीं है? जो लोग इस उम्मीद में होंगे कि 30% लाके हमने क्वालिफाई कर लिया, बट वो कट ऑफ में भी नहीं आएंगे, तो वो तो बीच में लटके रह जाएंगे। वही उनको तो यही क्लियर श्योरिटी होगी करनी कि पड़ेंगी फिर से चीजें, एग्ज़ाम क्लियर देना करनी है पड़ेंगी, हमको। और नोटिफिकेशन पे बात करनी पड़ेगी अच्छे से, क्या क्या कमी है। जी। हाँ जी। चलो फिर मुलाकात होगी आप सबसे, भी 10 बजे मिलूंगा, 10 बजे क्लास है। अब आप ये देखो कि आप मुझे एक बात बताओ सब लोग,
क्या ऐसा हो सकता है कि हम गणित कम पढ़ के चले जाएं? इन्होंने 30 मार्क्स कर दिए, नहीं पढ़ सकते, पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि गणित ही ऐसा सब्जेक्ट है कि मैं पूरे में पूरे ला सकता हूं, बाकी तो पूरा पढ़ के भी फायदा नहीं है। या तो आपने मार्क्स कम किए थे तो सिलेबस थोड़ा कम कर देना चाहिए था, कर देना चाहिए था कि नहीं, कि एडवांस नहीं पूछेंगे, अर्थमेटिक नहीं पूछेंगे, कुछ तो करते आप। सर लीनियर ग्राफ और प्रोबेबिलिटी भी इन्होंने ऐड किया, और वो टेलर थ्योरम जो था, टेलर सीरीज, हाँ। तो वो भी ये इंक्लूड कर सकते हैं क्या, जब इन्होंने यूपीएससी से इतना रिलेट कर ही दिया है। लेकिन ये थोड़ा एक्स्ट्रा तो पढ़ के चलना पड़ेगा, मतलब ये बात तो है, क्योंकि मीन मॉड, ये सवाल तो बेटा इनके पहले से भी पूछते रहे थे, जो इन्होंने सिलेबस दिया है ना, इस पे सवाल पहले से ही पूछ रहे थे, इन्होंने ग्राफ पे भी सवाल पूछे हैं। मैंने जब अपनी किताब अपडेट करना शुरू की थी सन 2017 में, तो मैंने लीनियर ग्राफ ऑफ इक्वेशन पहला टॉपिक दिया था। उसके बाद अभी 3-4 कंटेंट राइटर आए पिछले 1 साल में, उन्होंने वो टॉपिक हटा दिया, कह रहे सर इसकी जरूरत नहीं है। मुझे हंसी आ रही है, मैंने 2017 में सोचा था कि ये रख देते हैं, थोड़ा सही रहेगा, और एसएससी ने हमसे पहले रख दिया। चलो मिलते हैं कि 10 बजे बात करेंगे, ठीक है। ओके सर। थैंक यू।